आप लाइव वालों को आवाज़ आ रही है? ठीक है, नमस्ते बेटा अवनीश, नमस्ते। आवाज़ आ रही है लाइव वालों को? ठीक ठीक है, एक बार शायद ये वाला क्वेश्चन 84 नंबर का क्वेश्चन शायद दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, देखें पहले नंबर का जो 84 नंबर का क्वेश्चन था वो यही था शायद। ये वाली स्ट्रक्चर दे रखी थी आपको, फेनिल साइनाइड की स्ट्रक्चर दे रखी थी और आपसे पूछा था कि इस फेनिल साइनाइड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। ये जो आपका फेनिल साइनाइड है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो देखो पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको पता है एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई। तो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि सिग्मा एक ही होता है, शेष क्या होते हैं, पाई। अब इस वाले क्वेश्चंस में समस्या क्या है, आपने जल्दबाजी में क्या किया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6 7 और 8, जल्दीबाजी में सबने ये कर दिया और ये नहीं सोचा कि इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो यहाँ 2 बॉन्ड और एक ये 3 बॉन्ड, तो इसका मतलब बेंजीन की तरह बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये भी तो आपको कंसीडर करना है भाई, ये भी तो आपको कंसीडर करना है भाई। बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन की स्ट्रक्चर यही तो है। तो आपने क्या किया, जल्दीबाजी में सब लोगों ने जल्दीबाजी में क्या किया, सिर्फ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड ये वाले तो गिन लिया, लेकिन ये वाले तो गिने ही नहीं, ये वाले बॉन्ड भी तो आपको गिनने हैं। तो इसीलिए इसके अंदर जो आंसर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और सब लोगों ने जल्दीबाजी में गलती कर दी। 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 और कितना हुआ, 1 या 12 और 1 क्या हो गया, 13। तो इसका मतलब इसमें सिग्मा बंधों की संख्या तो कितनी है, 13, और आपके पाई बंधों की संख्या इसमें कितनी है, 5। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो फेनिल साइनाइड का एग्जाम्पल था इसके अंदर जल्दबाजी सबने की, जबकि आप सबको पता है कि यहाँ पर अब आप लोगों ने जल्दीबाजी में क्या कर दिया, सिर्फ इसी से स्ट्रक्चर को ही देखा। आपने ये तो देखा ही नहीं कि हर कार्बन की वैलेंसी मुझे 4 भी सेटिस्फाई करनी है, इसका मतलब हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो दिख भी रहा है 6 सिग्मा, तो ये 1 2 3 4 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, इसीलिए इसको आंसर क्या गया, 13 सिग्मा और 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड गए। इसीलिए 84 का जो आंसर था वो क्या गया था आपका 4। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 85 नंबर का क्वेश्चन। आपको 3 डिग्री एमीन बनाना है और वो कहता है कि 3 डिग्री एमीन बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन आपके पास होने चाहिए। अब आप सबको पता है एमीन 3 तरह के हैं। अगर NH2 ग्रुप होता है तो इसे 1 डिग्री एमीन कहते हैं, अगर NH ग्रुप होता है तो इसे 2 डिग्री एमीन कहते हैं, और अगर N ग्रुप होता है तो इसे क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। 1 डिग्री एमीन में क्या होता है, ये NH2 1 डिग्री एमीन है, ये NH आपका 2 डिग्री एमीन है, और ये वाला आपका कौन सा है, 3 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन तब पॉसिबल होता है जब कम से कम कार्बन की संख्या कितनी हो, 1, मेथिलामीन 1 डिग्री एमीन। और अगर 2 डिग्री एमीन बनाना है तो 2 डिग्री एमीन का मतलब नाइट्रोजन इधर भी एक कार्बन से जुड़ेगा और इधर भी एक कार्बन से जुड़ेगा, ये 2 डिग्री एमीन है। और अगर आपको 3 डिग्री एमीन बनाना है तो 3 डिग्री एमीन बनाने का मतलब नाइट्रोजन इधर भी कार्बन से जुड़ेगा, नाइट्रोजन इधर भी कार्बन से जुड़ेगा और नाइट्रोजन इधर भी कार्बन से जुड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन में गया कि 3 डिग्री एमीन बनाने के लिए आपको कम से कम, सबसे सिंपल टाइप का आपको 3 डिग्री एमीन बनाना है तो कम से कम आपको कितने कार्बन परमाणुओं की जरूरत होगी। तो दिख रहा होगा आपको कितने कार्बन परमाणुओं की जरूरत होगी, 3 कार्बन परमाणुओं की आपको यहाँ कम से कम क्या होगी, जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ आपको कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। जब भी आपको IUPAC नेम बताना हो तो आप सबसे पहले देखें क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है क्या।
तो यहाँ आपको एक COOH क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है और एक आपको डबल बॉन्ड भी क्रियात्मक समूह होता है। लेकिन हमें जो मुख्य वरीयता देते हैं वो हमें पता है क्रियात्मक समूहों को देते हैं। याद करें, पहले नंबर पर मैंने कहा था COOH समूह आता है, सेकंड नंबर पर सल्फोनिक एसिड आता है। तो सबसे पहले आपको पता है इस जो क्रियात्मक समूह है इसके कार्बन को तो हमें चैन में लेना ही है। अब हमारा नियम क्या था, IUPAC का नियम ये होता है सबसे लंबी चैन को चुनें और ये कोशिश करें कि जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है वो उस चैन के अंदर जरूर आए। तो अगर मैं इस कार्बन को लूँगा 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, फिर मैंने रूल नंबर 1 आपको ये बताया था कि आपको ये कोशिश करनी है कि जो आप मेन चैन चुन रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ जाए, या आपको वो चैन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आए, चाहे चैन छोटी क्यों ना हो जाए। इसीलिए इसके अंदर जो चैन चुनी जाएगी वो ये वाली चुनी जाएगी, 1, 2, 3 और 4। ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता था कि सर मैं इसको चुनता 1, 2, 3, 4, तो इसको नहीं चुनते 1, 2, 3, 4, इसको इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड को हमें क्या करना है, वरीयता देनी है, वो चैन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंस हो। इसीलिए यहाँ 4 कार्बन की चैन है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन की चैन को आपको पता है ब्यूट कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं जब भी IUPAC नेम देना होता है तो सबसे पहले तो हम रूट वर्ड को लिखते हैं, सबसे पहले हम मूल शब्द को लिखते हैं, मूल शब्द को लिखने के बाद हम प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं। प्राथमिक अनुलग्न हमें बता रहा है कि ये ईन है, ये क्या है, ईन, तो आप बोलोगे ब्यूट टू ईन, और आपको दिख रहा है इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है तो उसका अनुलग्न क्या लगेगा, ओइक एसिड, और जो प्रतिस्थापी का काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, 2 एथिल ब्यूटीन ओइक एसिड। देखें ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3, 2 एथिल 2 ब्यूटीनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कहा गया आपको IUPAC नेम सेलेक्ट करना है। ये सबसे पहले आप ये देखें ये किसका IUPAC नेम पूछ रहा है, तो ये हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम पूछ रहा है, ये हमसे एल्केन का IUPAC नेम पूछ रहा है। एल्केन के IUPAC नेम में हमने पढ़ा कि हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो मैं अगर लंबी कार्बन श्रृंखला चुनूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने आपको एक नियम बताया था कि अगर एक जैसी कई लंबी कार्बन चैन आने लग जाए तो आप उस चैन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या समूह उपस्थित हो, प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो, साइड चैन उपस्थित हो। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता तो 6 कार्बन की चैन बनती और 2 साइड चैन बनती, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करता, तो आपको दिख रहा होगा कि 6 तो कार्बन की चैन बनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की चैन, और साइड चैन आपके पास कितनी आती, 3 आती। इसीलिए आप इस चैन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। नंबरिंग वहां से करें जहां से प्रतिस्थापी पास आए, तो पहला प्रतिस्थापी यहां से भी 2 नंबर पे आ रहा है, यहां से भी 2 नंबर पर आ रहा है। याद करें जब दोनों तरफ से प्रतिस्थापी की स्थिति समान हो तो उस स्थिति में फिर हम लोएस्ट सम रूल लगाएंगे, न्यूनतम योग का नियम लगाएंगे। यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1, 2, 3 तो प्रतिस्थापी 2 नंबर और 3 नंबर पे आता है, जबकि यहां से करता हूं 1, 2, 3 और 4 तो प्रतिस्थापी 2 और 4 नंबर्स पे आता है। याद करो मैंने आपको एल्केन का जब IUPAC नेम्स बताए थे तब बताया था रूल नंबर 1 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, रूल नंबर 2 अगर एल्केन का IUPAC नेम देना है और एक जैसी 2 कार्बन की चैन आ रही है तो उस चैन को सेलेक्ट करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हों। नामकरण की बात में 3 रूल बताए थे, नाम वहां से करें जहां से पहला प्रतिस्थापी सब पास आए, अगर दोनों तरफ से पहला प्रतिस्थापी पास आता है तो न्यूनतम योग का नियम लगाएं, और न्यूनतम योग का नियम भी फेल हो जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का नियम लगाएं। यहां से अगर आप नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो प्रतिस्थापी 2, 3 और 5 नंबर पे मिलेगा। यहां से करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो प्रतिस्थापी 2, 4, 5 में मिलेगा। इसीलिए मैंने क्या किया था, जो नंबरिंग की है इस क्वेश्चन में वो यहाँ से की है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन वाला कंपाउंड आपको पता है हेक्सेन, तो लास्ट में हेक्सेन तो लगना ही है, तो 4 तो वैसे ही गलत हो गया।
अब आपको प्रतिस्थापी जब एक से ज़्यादा दिखाई दे तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं। तो पहले तो आप एथिल को लिखेंगे, बाद में मैथिल को लिखेंगे। एथिल की पोजीशन कितने नंबर पर है? 3 एथिल 2 5 मैथिल, और दिख रहा होगा क्या बन जाएगा? हेक्सेन। लाइव वालों को बेटा समझ में आ रहा है? हैंड रेज करें, हैंड रेज करें या यस लिखें। अगला क्वेश्चन है आपका 2-क्लोरोब्यूटेन 3-ऑल का सही IUPAC नेम है। अब पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। आपको दिख रहा है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब मुझे कितने कार्बन की चेन बनानी है? 4 कार्बन। फिर ये कहता है 2 नंबर पे क्लोरो लगा दो, 2 नंबर पे क्लोरो लगा दिया, 1 2 3 नंबर पे मैंने OH लगा दिया। अब ये कहता है ये IUPAC नेम गलत है, 2-क्लोरोब्यूटेनॉल। अब आपको इसका सही IUPAC नेम बनाना है। तो सीधी सी बात है, आप नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग यहीं से तो करोगे, 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? 4 कार्बन की चैन होने के कारण ब्यूटेन तो बोलना है। प्रतिस्थापी यहाँ पर क्लोरो है, हेलो हमेशा पहले बोले जाते हैं। प्रतिस्थापी कितने नंबर पे दिख रहा है? 3 नंबर पे, तो 3 क्लोरो ब्यूटेन। और ऑल की स्थिति कितने नंबर पे? 2, तो आंसर क्या होगा? 3 क्लोरो 2 प्रोटेनॉल। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो साइक्लो कंपाउंड का क्वेश्चन। हमें इस चैन को नंबरिंग देनी है। सीधी सी बात है, आप जो नंबरिंग दोगे, सीधी सी बात है, ये साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लो कंपाउंड के अंदर मुझे पता है ये मेरे लिए मेन चैन है। नंबरिंग अगर मैं यहाँ से देता हूँ तो प्रतिस्थापी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। नंबरिंग यहाँ से देता हूँ तो भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। नंबरिंग वहाँ से दें जहाँ से प्रतिस्थापी पास आए, तो यहाँ से भी 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3। जब प्रतिस्थापियों की स्थिति समान हो, नंबरिंग भी समान आ रही हो, तो उस स्थिति में उस स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगाएंगे। यहाँ एथिल है, ई से चालू हो रहा है, क्लोरो सी से और मैथिल M से। तो सीधी सी बात है, नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे? क्लोरो की तरफ से। 1 2 3 4 5। समझ में आ गया होगा? 5 कार्बन की चैन होने के कारण साइक्लोपेंटेन तो बोलना ही है। 1 नंबर पे तो क्या है? क्लोरो। 3 नंबर पे क्या है? एथिल। 2 नंबर पे क्या है? मैथिल और साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गया होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार बोला जाता है 1 क्लोरो 3 एथिल 2 मैथिल साइक्लोपेंटेन। याद करें, प्रतिस्थापियों को जब हम बोलते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करेक्शन है थोड़ा सा, आप अपने आंसर की में चेंज कर लेना। इसमें से किस में sp संकृत कार्बन उपस्थित है? ये वाला जो कार्बन है वो एसिटिक एसिड, फर्स्ट वाला। आपको पता है इस कार्बन पर sp3 संकृत, क्योंकि ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है। ये कार्बन डबल बॉन्ड से घिरा हुआ है, इसीलिए इस पर कौन सा? sp2 संकरण। दूसरी चीज आपका एसीटोन है, CH3 CO CH3, ये आपका एसीटोन है। जो कार्बन 4 सिग्मा बंध से जुड़ा रहता है उस पर sp3, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है उस पर कौन सा? sp2, क्योंकि तरीका यही तो है, आप सिग्मा बॉन्ड गिनोगे। और जो 3rd नंबर का क्वेश्चन, सॉरी बी पे देखें, CH3 CH2 और Cn। साइनाइड की आप सबको पता है स्ट्रक्चर ये होती है। साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो समझ में आ रहा होगा, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से घिरा हुआ है या जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होता है उस कार्बन पर कौन सा संकरण होता है? sp। क्योंकि संकरण निकालने के लिए आप क्या करते हो? सिग्मा बंध की संख्या गिनते हो। एक सिग्मा बंध ये रहा और एक सिग्मा बंध ये रहा। इस कार्बन के द्वारा 2 सिग्मा बंध बनाए जा रहे हैं, तो जो स्टेरिक नंबर है वो 2 आएगा, और जब स्टेरिक नंबर 2 आता है तो संकरण कौन सा होगा? sp। इसीलिए ध्यान रखें, इसका आंसर क्या आ गया? बी होगा शायद, बी है या कोई है चेंज, जो भी है ये बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है sp2 sp2 sp और sp संकृत कार्बन का क्रम। यहाँ देखें C, एक H ये रहा, एक H ये रहा, डबल बॉन्ड C, ये रहा H, C, ट्रिपल बॉन्ड C और H। ये देखें, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है?
1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो संकरण कौन सा निकलेगा, sp2। ये वाला कार्बन देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो संकरण कौन सा निकलेगा, sp2। ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 और 1 2, तो संकरण कौन सा, sp। ये कार्बन भी 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, तो 2 2, तो संकरण कौन सा, sp। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया होगा, फर्स्ट, कि पहले पर sp2, दूसरे पर भी sp2, तीसरे पर sp और चौथे पर क्या है, sp। आगे समझे। इसको देखें तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं एक बार, H C ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड C H। ये कार्बन 1 सिग्मा इधर और 1 सिग्मा इधर, sp। ये कार्बन 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, sp। ये कार्बन 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, sp। ये कार्बन 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, sp। समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसका आंसर हमने क्या रखा, फर्स्ट रखा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे IUPAC नेम पूछा गया है, CS3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप सबको पता है ये ईन और आइन का केस है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और साथ में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। आप सबको पता है नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह पास आता है। अगर क्रियात्मक समूह नहीं होता तो फिर मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इसीलिए आप जो नंबरिंग करोगे वो कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा होगा कितने कार्बन की चेन है, 5, तो आपको पेंट तो बोलना ही है। ईन कितने नंबर पे है, ईन है 3, पेंट 3 ईन, और आइन आपका कितने नंबर पर है, 1। तो इसीलिए जो इसका IUPAC नेम है वो क्या बना, पेंट 3 ईन 1 आइन, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। आए समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यौगिक का आपको सही IUPAC नेम बताना है, ठीक है। चैन चुननी है, हर हाल में चैन चाहे छोटी क्यों ना हो जाए, डबल बॉन्ड को तो चैन में लेना ही है। तो आपने जो चैन चुनी होगी, अगर मैं इसको गिनूँ 1 2 3 4 5 6, इसको चुनूँ 1 2 3 4 5 6, इसको चुनूँ 1 2 3 4 5 6। आरी बात। अगर मैं इसको चुनूँ 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, एक 6 कार्बन की तो चैन, लेकिन प्रतिस्थापी केवल एक ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको चुनूँ 1 2 3 4 5 6, तो चैन कितने कार्बन की, 6 की, लेकिन प्रतिस्थापी कितने, 2। अगर एक जैसी चैन आने लग जाए तो आप उसे मेन चैन माने या उस मेन चैन को चुने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या जुड़े हुए हों, प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। तो इसीलिए आप इस चैन को चुनेंगे। नंबरिंग आपको पता है, नंबरिंग यहीं से की जाएगी, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गई बात, क्लियर दिख रहा है। 6 कार्बन की चैन है तो हेक्स 1 ईन तो होना ही है, तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है, ऐसा ऑप्शन फोर्थ है, ये 2 तो गलत हो ही गए। फिर आपको दिख रहा है 2 प्रतिस्थापी है, एक एथिल है और एक एक तो प्रोपिल है, 1 2 3 और एक एथिल है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, एथिल, प्रोपिल बाद में आता है। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, 4 क्या बोलोगे, सॉरी इसमें हाँ ठीक है, आप नाम क्या बोलोगे इधर से, तो 4 एथिल और क्या 3 प्रोपिल हेक्स 1। आगे होगा समझ में, यही है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -I प्रभाव का घटता हुआ क्रम क्या है। तो मैंने आपको कहा था -I प्रभाव, याद करें, जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है उसका कौन सा प्रभाव होता है, -I प्रभाव होता है। याद करें, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन हो जाता है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ, उसे क्या कहते हैं, I प्रभाव कहते हैं। याद करो, जैसे मैथिल क्लोराइड है, अब आप सबको पता है क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। यही प्रभाव क्या कहलाता है, I प्रभाव कहलाता है। इसके अंदर जितनी ज़्यादा विद्युत ऋणता होती है उतना ज़्यादा -I प्रभाव होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको दिख रहा है कि विद्युत ऋणता हमेशा पॉजिटिव स्पीसीज़ की होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा -I प्रभाव तो किसका होना है, NH3+ का होना है। समझ में आ गई बात।
हमेशा ध्यान रखें जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए -I प्रभाव किसका है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा -I प्रभाव इसके अंदर किसका होगा, पॉजिटिव स्पीसीज़ का होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव स्पीसीज़ है उसकी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। उदासीन परमाणु तो हो सकता है खींचे ना खींचे, लेकिन जो प्लस वाला है वो सबसे ज़्यादा अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इसीलिए ये तो कन्फर्म है कि सबसे ज़्यादा -I प्रभाव तो किसका होना है, NH3+ का होना है। अब याद करें नाइट्रो में और साइनाइड में, ये एक टेबल भी है, और वैसे भी आप सोच सकते हैं अगर मान लीजिए इस मैथिल के साथ नाइट्रो जुड़ा होता तो नाइट्रोजन से ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये भी खींचेगा, उसके कारण नाइट्रोजन पर जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस चक्कर में ये जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करने लग जाता है, खींचने लग जाता है। याद करें ये आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका कि ज़्यादा -I प्रभाव किसका होता है, तो आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव स्पीसीज का सबसे ज़्यादा -I प्रभाव। नाइट्रो और साइनाइड के अंदर किसका -I प्रभाव ज़्यादा होता है, नाइट्रो का। किससे ज़्यादा होता है, साइनाइड से। नाइट्रो के अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, किसकी कंपैरिजन में, साइनाइड की कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी है। तो याद करें जब भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी होती है तो वो फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस पाया जाता है। जिसमें मीजोमेरिक इफेक्ट हो, जिसमें रेजोनेंस हो, उसके अंदर क्या है, वो फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लीजिए रेजोनेंस ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो फिर सेकंड नंबर पर हम क्या देखते हैं, याद करें हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतना ज़्यादा फ्री रेडिकल क्या होता है, स्टेबल होता है। और थर्ड नंबर पर उससे भी आंसर नहीं आता तो फिर हम +I प्रभाव या -I प्रभाव देखते हैं। यहाँ देखें इसके अंदर तो कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसमें कोई पाई बॉन्ड है नहीं। यहाँ फ्री रेडिकल को नंबर 1 दें, अगले कार्बन को 2 दें, अगले कार्बन को 3 दें। यहाँ फ्री रेडिकल को नंबर 1 दें, अगले कार्बन को 2 दें और उससे अगले कार्बन को 3 दें। याद करें जब एक नंबर पर रेडिकल हो, एक नंबर पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक नंबर पे नेगेटिव चार्ज हो और 2 और 3 नंबर पर अगर डबल बॉन्ड हो तो उस स्थिति में क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाएगा। रेजोनेंस के कारण चार्ज फैलता है, चार्ज फैलता है तो कंपाउंड को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। इसीलिए इसका आंसर क्या गया, फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या करता है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्बे एनाइन है, कार्बे एनाइन है, याद करो ये वाली जो स्पीसीज है कार्बे एनाइन कहलाती है, कार्बे एनाइन, ठीक है, कार्बे एनाइन। कार्बे एनाइन में आप सबको पता है 2 तरह के विखंडन होते हैं, एक समाक्ष विखंडन और एक विषमाक्ष विखंडन। जो समाक्ष विखंडन होता है उससे तो मुक्त मूलक बनते हैं और विषमाक्ष विखंडन से क्या बनते हैं, कार्बे एनाइन बनते हैं। सपोज करो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा। जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, कार्बे एनाइन कहलाता है। अब हमें पता है बेस क्या है, याद करेंगे लुईस क्षार। हमें पता है लुईस क्षार वो होते हैं जो लॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। अम्ल वो होते हैं जो लॉन पेयर को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्षार वो होते हैं जो लॉन पेयर को डोनेट करते हैं। साथ ही साथ क्षार वो होते हैं जिनका स्टक कैसा रहता है, पूर्ण रहता है। यहाँ 2, 4, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बे एनाइन के। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका स्टक पूर्ण है, साथ ही साथ इसमें लॉन पेयर उपलब्ध है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उपलब्ध है, कोई भी चार्ज रखना ही नहीं चाहता, इसीलिए इसके अंदर लॉन पेयर देने की टेंडेंसी होगी और जो लॉन पेयर देता है वो क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। दूसरे तरीके से आप ये भी सोच सकते हो जो H+ है, अब कार्बे एनाइन है, कार्बे एनाइन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये H+ को ग्रहण करेगा। अम्ल तो वो होते हैं जो H+ देते हैं और क्षार वो होते हैं जो H+ को ग्रहण करते हैं, इसीलिए ये कार्बे एनाइन किसका काम करेगा, क्षार का काम करेगा। अब हमने 2 चीज़ें बात की थी, एक इलेक्ट्रो स्नेही और एक क्या है, नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रो स्नेही तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, नाभिक स्नेही वो होते हैं जिनमें लॉन पेयर देने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। नेगेटिव स्पीसीज के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो लॉन पेयर देता है, इसीलिए कार्बे एनाइन आपको ध्यान रखना है बेस भी होता है और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल भी होता है, नाभिक स्नेही भी होता है और बेस भी होता है। सही रूप में ऑर्निक के अंदर नाभिक स्नेही की परिभाषा ये है कि वो स्पीसीज
जो लॉन पेयर देती है और साथ ही साथ दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेती है, वो क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही कहलाते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? सी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे इसी साल सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, बेंजीन और टॉलुइन। सेकंड ग्रेड में तो ये पूछा था कि टॉलुइन जो है वो ऑर्थो पैरा निर्देशीय होता है, क्यों? ये बेंजीन, और बेंजीन में आपको पता है अगर इसमें से हाइड्रोजन हटा के एक मैथिल समूह जोड़ दिया जाए तो वो चीज़ टॉलुइन कहलाती है, टॉलुइन। ठीक है, याद करेंगे जो बेंजीन है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, साथ में पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन का धनी है, और जो इलेक्ट्रॉन का धनी होता है वो नाभिक स्नेही होता है। इसका मतलब बेंजीन नाभिक स्नेही है। ये जो बेंजीन रिंग जिनमें पाई जाती है वो नाभिक स्नेही है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर रीएजेंट मिलाऊंगा तो नाभिक स्नेही के ऊपर नाभिक स्नेही तो आक्रमण करेगा नहीं, बल्कि इसके ऊपर कौन आक्रमण करता है? इलेक्ट्रोस्नेही आक्रमण करता है। याद करेंगे बेंजीन और उसके व्युत्पन्न इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। याद करेंगे बेंजीन में पाई बॉन्ड है, फिर भी ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि अगर आपने इस पाई बॉन्ड को तोड़कर 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो बेंजीन और उसके व्युत्पन्न होते हैं उनमें पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी वो योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते, इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्नेही उतना इसके ऊपर अटैक करेगा। अब आप सबको पता है कि जो टॉलुइन है, टॉलुइन में ये जो मैथिल समूह है, पहली चीज़ तो इसका एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई प्रभाव होता है, और साथ ही साथ मैंने बताया था इस एल्किल समूह का प्लस एच प्रभाव भी होता है। इस हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, अति संयुग्मन प्रभाव के कारण, याद करें अति संयुग्मन प्रभाव के कारण इसके कार्बन और हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई में बदलते हैं, और पाई किस में बदल जाता है? सिग्मा पाई लॉन पेयर में बदल जाता है। याद करें एल्किल समूह जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं तो इनका प्लस आई प्रभाव और प्लस एच प्रभाव है। तो प्लस आई प्रभाव और प्लस एच प्रभाव के कारण ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर क्या करता है? तेजी से आक्रमण करता है। तो आपका क्वेश्चन यह है कि बेंजीन और टॉलुइन के अंदर टॉलुइन ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दिखाता है? पहला ऑप्शन है क्या केवल आई प्रभाव के कारण, दूसरा ऑप्शन केवल संयुग्मन प्रभाव के कारण, तो आंसर जाएगा तीसरा प्रेरणिक प्रभाव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के कारण इसके अंदर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोस्नेही का आक्रमण तेजी से होता है। यही कारण है जो टॉलुइन है उसके अंदर बेंजीन की तुलना में अधिक तेजी से इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोमेरिक प्रभाव होता है। आपसे सिंपल पूछा है मीजोमेरिक प्रभाव क्या है या अनुनाद क्या है, तो आपको पता है अनुनाद के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है? पाई इलेक्ट्रॉन। भाई मीजोमेरिक प्रभाव क्या है? मीजोमेरिक प्रभाव अनुनाद का ही एक प्रभाव है। मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर में बदलते हैं, और लॉन पेयर किस में बदल जाता है? पाई बंध में। मीजोमेरिक प्रभाव या अनुनाद में क्या होता है? तो आप कहोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं रेजोनेंस में। अगला क्वेश्चन, इनमें वो कौन सा कार्बोनियम आयन है जो सबसे कम स्थायी है? इसके अंदर रेजोनेंस है नहीं, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ी हुई है। फेनिल का मतलब बेंजीन रिंग। ये कार्बोनियम आयन तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। हमें याद करना है कि वो कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड नंबर पर वो कार्बोनियम आयन स्टेबल होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इस कार्बोनियम आयन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। 2 डिग्री कार्बोनियम आयन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और 1 डिग्री कार्बोनियम आयन में केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। वो कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जिसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस से आंसर नहीं आएगा तो सेकंड नंबर पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, अति संयुग्मन प्रभाव देखते हैं। वो कार्बोनियम आयन स्टेबल होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये, क्योंकि ये रेजोनेंस है, ना इसमें रेजोनेंस, ना इसमें रेजोनेंस, ना इसमें रेजोनेंस। सेकंड नंबर पर स्टेबल ये है क्योंकि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। थर्ड नंबर पर स्टेबल ये है क्योंकि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे कम स्टेबल आपको ध्यान हो तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन होता है।
1 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर केवल और केवल बोर्ड पे दिख रहा है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन याद करें, हकल का नियम आपसे आरपीएससी पूछ चुकी। वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो हकल के नियम का पालन करते हैं। हकल के नियम के अनुसार इनमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हकल का नियम है। और एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हकल के नियम का पालन करते हैं। इनके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने पाए जाते हैं? 4n+2 ब्रैकेट में पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया आपका? थर्ड गया। एक मिनट, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। थोड़ा सा पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा, ये नहीं कि साहब बिल्कुल ही पढ़े, पेपर देने से पहले पढ़ के जरूर आए अच्छे से। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो आपका एरोमेटिक है, जो आपको एरोमेटिकता दिखाता है? याद करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमने क्या क्या शर्तें पढ़ी थी। नंबर 1, कंपाउंड चक्रीय होना चाहिए, पहला चक्रीय है। और साथ ही साथ पढ़ा था कि वो sp2 संकृत होना चाहिए, यानी समतलीय होना चाहिए। यहाँ आपको दिख रहा है इस पर तो sp2 संकरण है, इस पर sp2, लेकिन इस कार्बन पर sp2 या sp3? sp3, क्योंकि ये कार्बन इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 और 4। इस कार्बन पर sp3 संकरण है, अतः ये कंपाउंड कैसा नहीं होगा? एरोमेटिक नहीं होगा। इसी तरीके से दिख रहा होगा इस कार्बन पर भी कौन सा संकरण है? sp3, इसीलिए ये भी क्या नहीं होगा? एरोमेटिक नहीं होगा। दिख रहा होगा इस पर भी कौन सा है? sp3, और इस पर भी कौन सा है? sp3, इसलिए ये कंपाउंड भी कौन सा नहीं होगा? एरोमेटिक नहीं होगा। ये आपका ट्रोपोलियम आयन है। कार्बोनियम आयन पर sp2 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 sp2, 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। वो कंपाउंड जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 पाईबंद, और 3 पाईबंद वाले कंपाउंड कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO3 है। याद करेंगे इलेक्ट्रो स्नेही और नाभिक स्नेही। पूरी संभावना है इस तरह का एक क्वेश्चन आने की कि इनमें नाभिक स्नेही कौन सा है और इलेक्ट्रो स्नेही कौन सा है। अब इलेक्ट्रो स्नेही कौन कौन से होते हैं मैंने सारा बताया है, फिर भी सुने। जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को कौन कौन चाहेगा? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो इलेक्ट्रोस्नेही होते हैं। दूसरा, जो धनावेशी धातु आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्नेही होते हैं। तीसरा, जिनमें रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं वो भी इलेक्ट्रोस्नेही होते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया था, अगर बहुल बंध आपको दिखाई दे रहा है, SO3 की स्ट्रक्चर ये है, अगर आपको बहुल बंध दिखाई दे रहा है और वो बहुल बंध अगर आपको असमान परमाणुओं के बीच में दिखाई दे तो वो भी किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रोस्नेही का काम करते हैं। SO2 इलेक्ट्रोस्नेही, SO3 इलेक्ट्रोस्नेही, CO2 इलेक्ट्रोस्नेही, और ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोस्नेही। याद करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह और आया था। बेंजीन का जब हम सल्फोनीकरण कराते हैं, बेंजीन को जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बदलते हैं तो उस समय बेंजीन के ऊपर आक्रमण कौन करता है? तो वहाँ हमने पढ़ा था कि बेंजीन पर आक्रमण उदासीन SO3 करता है, और उदासीन SO3 क्या होता है? इलेक्ट्रोस्नेही होगा, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर है। पाएबंद के इलेक्ट्रॉन सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल डेवलप हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगेगा। इसीलिए किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोस्नेही का काम करेगा। अगला क्वेश्चन, SN2 रिएक्शन का आपको ऑर्डर बताना है। थोड़ा सा ये फर्स्ट ग्रेड में आया था तो आपको अटपटा सा लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है। ये इस तरीके से है, ये ब्यूटिल ब्रोमाइड है 4। आपको याद करें, ब्यूटेन से ब्यूटिल बनते हैं और ब्यूटिल 4 तरह के होते हैं। ये तो है नॉर्मल ब्यूटिल, सबसे पहले नॉर्मल ब्यूटिल, फिर दूसरा ऑप्शन है इनमें सेकेंडरी ब्यूटिल, तीसरा आइसोब्यूटिल, और चौथा टर्सरी ब्यूटिल।
आपको 2 ऑर्डर तो कम से कम याद होने चाहिए। SN1 मैकेनिज्म याद करें, एल्किल हैलाइड मेनली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाती है। एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी है SN1 या SN2 दिखाना, जिसमें मैंने बात की थी कि SN1 जो रिएक्शन है वो तो 3 डिग्री हैलाइड्स दिखाते हैं और SN2 के अंदर ऑर्डर उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या 3 डिग्री। याद करें SN2 मैकेनिज्म स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्स होती है, तो सीधी सी बात है ये वाला हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो 3 डिग्री हैलाइड है, तो इसके अंदर तो SN2 मैकेनिज्म सबसे कम होनी है। अब इसी ऑप्शंस को देखकर देख लो कि 3 डिग्री किस किस के अंदर है। इसमें तो देखो ये अधूरा रह गया क्वेश्चन, ये 2 पार्टों में है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ अधूरा अधूरा 2 जगह है, लेकिन आप फाइनली देख लें, इन 4 से ही निकाल लें निष्कर्ष। अब आपको 4 मैंने ऑप्शन दे दिए, A, B, C और D। ये तो कन्फर्म है कि सबसे कम SN2 मैकेनिज्म D में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि D कितने डिग्री हैलाइड है? 3 डिग्री हैलाइड। आगे समझो। उसके बाद SN2 मैकेनिज्म किस में मिलेगी? 2 डिग्री हैलाइड में, और 2 डिग्री हैलाइड आपका कौन सा है? B। आगे समझो। C और A दोनों आपके 1 डिग्री हैलाइड हैं, क्योंकि हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। 1 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए 1 डिग्री कार्बन का। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको 2 डिग्री का। SN2 मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा 1 डिग्री हैलाइड में देखने को मिलेगी, इसका मतलब A में और C में देखने को मिलेगी। लेकिन C में अगर आप देखोगे तो इस कार्बन के साथ 2 तो हाइड्रोजन और एक आइसोप्रोपिल लगा हुआ है, जबकि इसमें इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक प्रोपिल जुड़ा हुआ है। SN2 मैकेनिज्म माना 1 डिग्री हैलाइड का जब केस आ जाए, ये तो कन्फर्म है SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री हैलाइड में देखने को ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उस 1 डिग्री हैलाइड में देखने को ज़्यादा मिलेगी जिसमें त्रिविम बाधा कैसी है? कम से कम है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा D, B, C और देन A, जो भी इसका ऑप्शन है इस हिसाब से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर। SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर अच्छे से रट जाना चाहिए। SN1 रिएक्शन याद करें, एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाते हैं। SN1 रिएक्शन के अंदर मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। याद करें, सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल लाइट, देन 2 डिग्री एल्किल लाइट और देन 1 डिग्री एल्किल लाइट, इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये जो 2-3 क्वेश्चन हैं ये आपसे सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट पूछे गए हैं और आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी पूछे गए हैं, इसीलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्वेश्चन के रूप में। 2 रिएक्शन आपसे एग्जामिनर पूछ चुका है, एक तो राइमर-टिमान अभिक्रिया और एक हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है? हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया एक एमीन बनाने का मेथड होता है जिसमें एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और क्यूएस से कराई जाती है, से कराई जाती है। और हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एमाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ नहीं करना, एमाइड Br2QH CO उड़ा दो, एमाइड किस में कन्वर्ट हो गया? एमीन्स में। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक मध्यवर्ती बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? एसिल नाइट्रीन बोलते हैं। याद करें, मैंने आपको मध्यवर्ती बताए होंगे, एक कार्बोनियम आयन, एक कार्बेन आयन, एक मुक्त मूलक, एक कार्बीन, एक नाइट्रीन। बेंजाइन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन नाइट्रीन पूछने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इस साल तो आपके कोर्स में अलग से मध्यवर्ती और जोड़ दिए हैं, तो पूरी संभावना है इस तरह के क्वेश्चन आने की। तो ध्यान रखें, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती एसिल नाइट्रीन बनता है। RCO ग्रुप को एसिल कहते हैं, ये नाइट्रीन है। नाइट्रीन एक इंटरमीडिएट होता है जिसकी बैलेंस सेल में 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया में मध्यवर्ती नाइट्रीन बनता है। नाइट्रीन का अष्टक अपूर्ण होता है क्योंकि इसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 2 और 2 4, 5 और 1 6, इसीलिए लिखा होगा इलेक्ट्रॉन क्षुद्र, नाइट्रोजन परमाणु युक्त, उदासीन स्पीसीज। भाई धनावेशित है नहीं, ऋणावेशित है नहीं,
ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, और चौथा है इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। नाइट्रीन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्नेही होता है। नाइट्रीन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसकी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बंधित रहते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, अबंधित रहते हैं। इनमें से कौन सी अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है? याद करेंगे, एल्कीन मुख्यतः इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। ये बेंजीन का नाइट्रीकरण है। बेंजीन का नाइट्रीकरण इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। याद करें एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड क्योंकि इसमें CH3CH ग्रुप है। याद करें एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मेनली किसकी प्रॉपर्टी होती है? आपके एल्डिहाइड कीटोन की है। आरपीएससी आपसे इस क्वेश्चन को 2-3 बार पूछ चुकी है। इनमें से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है? तो याद रखें एल्डिहाइड कीटोन जिसमें आपको दिख जाए CHO ग्रुप दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप आपको दिख रहा है, एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। इनके आगे लिख सकते हैं एल्कीन का ये हेलोजिनेशन है, ये इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ये बेंजीन का नाइट्रीकरण है, ये आपकी इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये एल्केन का क्लोरीनीकरण है, एल्केन का क्लोरीनीकरण मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हमारे कोर्स में 4 चैप्टर हैं, चारों आपको याद होने चाहिए। एल्केन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं, एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से मेटा निर्देशी कौन सा समूह है? बेंजीन के ऊपर अगर आपको कोई एल्किल समूह दिख जाए जैसे एथिल, तो एल्किल समूह का तो +H प्रभाव होता है। +H प्रभाव वाले ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। याद करो बेंजीन पर जुड़ने वाला समूह डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोस्नेही ऑर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा। इसे कहते हैं हम ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रभाव। ये जो एल्किल है इनका +H प्रभाव, जैसे मैंने अभी भी कहा था टॉलुइन, टॉलुइन में आने वाला इलेक्ट्रोस्नेही ऑर्थो पे या पैरा पे जुड़ेगा। ये एथिल बेंजीन है, एल्किल समूह का +H प्रभाव और +H प्रभाव वाले ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। ये एनिलाइड ग्रुप है, NHCOCH3। इस तरह से इस बेंजीन के साथ मैंने जोड़ा NHCOCH3। यहाँ इस नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है और लॉन पेयर युक्त समूह +M प्रभाव दिखाते हैं और +M वाले ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। तीसरा OCH3, बेंजीन के साथ मैंने OCH3 जोड़ा। यहाँ ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है, लॉन पेयर कन्वर्ट इन पाए, तो आपको दिख रहा होगा ये भी +M प्रभाव है। याद करो कोई ऐसा समूह हो जिसमें बहुल बंध दिखाई दे आपको और मल्टीपल बॉन्ड अगर असमान परमाणुओं के बीच में हो, बहुल बंध दिखाई दे रहा है COR में, COR में मुझे बहुल बंध दिखाई दे रहा है और बहुल बंध भी असमान परमाणुओं के बीच में दिखाई दे रहा है, तो वो आपका कैसा निर्देशी होता है? मेटा निर्देशी होता है। वो आने वाले इलेक्ट्रोस्नेही को कहेगा कि तू कौन सी पोजीशन पर आकर जुड़, मेटा पोजीशन पर आकर जुड़। इसीलिए इसके अंदर COR ग्रुप कैसा निर्देशी होता है? मेटा निर्देशी। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? पहला एग्जाम्पल आपका फ्यूरेन, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है फ्यूरेन, याद करें, याद करें। मैंने कहा था अगर किसी स्पीसीज पर 2 लॉन पेयर हैं तो उनमें एक ही लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, तो 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होते हैं। दूसरा फेनॉल, इसमें तो आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, बेंजीन रिंग तो आपको वैसे ही पता है कैसे कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक। तीसरा वाले में थोड़ा सा डाउट दिख रहा होगा, साइक्लोप्रोपीन है। इसमें कौन सा संकरण आपको दिखाई दे रहा है? sp3, और sp3 संकृत कार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक नहीं होते। फिरॉल एरोमेटिक होगा। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अब जो अपना अगला चैप्टर आएगा हाइड्रोकार्बन, उसका क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ डाल दिया। याद करो बेंजीन का नाइट्रीकरण लिखा है भी आपको। जब हम बेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो बेंजीन में हम कंसंट्रेट H2SO4
और कंसंट्रेट HNO3 डालते हैं। नाइट्रीकरण का मतलब है बेंजीन के ऊपर आपको NO2 समूह जोड़ना है। तो बेंजीन की रिएक्शन जब कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 से कराई जाती है तो वो बेंजीन का नाइट्रीकरण होता है और नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसके अंदर H2SO4 और HNO3 के अंदर H2SO4 प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल H+ देता है, और जब ये अम्ल H+ आयन देता है तो मजबूरी में जो आपका नाइट्रिक एसिड है इसको बेस का काम करना पड़ता है। याद करो, H2SO4 H+ देगा, H+ किसके ऊपर अटैक करेगा? ऑक्सीजन के लॉन पेयर पर। ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर इसको देगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, O और नाइट्रोजन के बीच में से बॉन्ड टूटेगा और NO2+ का उत्पादन होगा। तो जब आप बेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 तो ब्रोंस्टेंट अम्ल का काम करता है, लेकिन जो HNO3 है वो किसका काम करता है? ब्रोंस्टेंट क्षार का। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में ऐसे कैसे मैंने लिखाए हुए हैं और सब प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, चाहे सेकंड ग्रेड में हो, चाहे कहीं भी पूछे गए। क्लियर दिख रहा है? SN1 का क्रम बताना है। इस वाले कार्बन को आप ध्यान से देखें, ये कार्बन एक इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से और एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये तो 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है ये CH2, ये आपको दिख रहा होगा 1 डिग्री कार्बन है या 1 डिग्री हैलाइड है, और यहाँ क्लोरीन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है, इसीलिए 2 डिग्री हैलाइड। सबको पता है SN1 मैग्नीशियम मेनली किसके अंदर देखने को मिलती है? 3 डिग्री हैलाइड में, फिर किस में मिलती है? 2 डिग्री हैलाइड में, और फिर किस में मिलती है? 1 डिग्री हैलाइड में। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? ए। अगला क्वेश्चन, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये राइमर-टिमान अभिक्रिया है। इसमें फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और क्यूएस से कराई जाती है और फाइनली सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और आपको याद करना है और कॉपी में लिखाया भी है अच्छी तरह से, जो राइमर-टिमान अभिक्रिया है, जो राइमर-टिमान अभिक्रिया है उसके अंदर एक मध्यवर्ती बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन बनते हैं, जिसको हम डाइक्लोरो क्या बोलते हैं? कार्बीन बोलते हैं। याद करो, कार्बीन वो स्पीसीज होती है जिसकी भी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, लेकिन यहाँ 4 बंधित और 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बीन, अगर यहाँ Cl और यहाँ Cl लगा दूँ तो उसको डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। ये भी एक इंटरमीडिएट है। आपको कम से कम दोनों इंटरमीडिएट की एक एक रिएक्शन याद होनी चाहिए। जो नाइट्रीन था, जो नाइट्रीन, ये नाइट्रीन है, इसको नाइट्रीन कहते हैं। नाइट्रीन और कार्बीन में थोड़ा सा अंतर है, नाइट्रीन भी उदासीन है तो कार्बीन भी उदासीन है। नाइट्रीन की बैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन तो कार्बीन की बैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। बस फर्क यह है कि कार्बीन में 4 बंधित 2 अबंधित है, नाइट्रीन में उल्टा है, 2 बंधित और 4 अबंधित है। जो हमारी हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया है उसके अंदर तो मध्यवर्ती एसिल नाइट्रीन बनता है, और जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और क्वेस से कराते हैं तो जो मध्यवर्ती बनता है वो आपका क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? याद करें, अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कारक हमारे कोर्स के लेवल में -I प्रभाव जितना ज़्यादा होता है वो अम्लीय उतना ज़्यादा होता है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें CCl3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। वो कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज़्यादा अम्लीय होते हैं जिनके साथ -I प्रभाव लगा हुआ होता है। यहाँ क्या होगा? इस कार्बन से क्लोरीन खींचेगा, कार्बन इस क्लोरीन से खींचेगा, कार्बन इस क्लोरीन से खींचेगा, और ये कार्बन इस पूरे के पूरे CWS से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। देखो इस तरीके से। अब हमें दिख रहा है कि CWH ग्रुप ये है। सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन पर। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन किससे खींचेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से, और इसने H+ दे दिया। अगर मान लीजिए इस कार्बन के साथ एक -I वाला जुड़ा हुआ है तो कार्बन से ऑक्सीजन भी खींच रहा है और साथ ही साथ ये -I वाला भी अपनी ओर खींच रहा है। उसके कारण इस कार्बन पर जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन तुरंत ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा। तो मैंने आपसे कहा था वो कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज़्यादा अम्लीय होते हैं जिनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा समूह जुड़ा हो? -I। यहाँ CH के अंदर 2 क्लोरीन का -I प्रभाव है, यहाँ 1 क्लोरीन का -I प्रभाव है, यहाँ तो मैथिल का +I प्रभाव है। इसीलिए इसका आंसर बंद कर देना बेटा कूलर।
इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि CCl3 में आपको दिख रहा है इस क्लोरीन का -I, इस क्लोरीन का -I, इस क्लोरीन का -I, जितना ज़्यादा -I प्रभाव होगा उतने ज़्यादा कौन से गुण होंगे, अम्लीय गुण होंगे। अगला क्वेश्चन, मेटा निर्देशी कौन है? पहला ऑप्शन COOH, ये स्ट्रक्चर COOH की है, बहुल बंध दिख रहा है आपको असमान परमाणुओं के बीच में। ये स्ट्रक्चर SO2OH की है, बहुल बंध दिख रहा है असमान परमाणुओं के बीच में। ये स्ट्रक्चर CHO की है, बहुल बंध दिख रहा है असमान परमाणुओं के बीच में। अगर आपको ऐसे कंपाउंड दिख दे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखाई दें असमान परमाणुओं के बीच में, तो वो सारे के सारे कैसे निर्देशी होते हैं, मेटा निर्देशी होते हैं, इसीलिए मेटा निर्देशी है। OH में ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ऑर्थो पैरा निर्देशी। OR में ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ऑर्थो पैरा निर्देशी। NH2 में लोन पेयर, ऑर्थो पैरा निर्देशी। SO2OH मेटा निर्देशी, OH ऑर्थो पैरा, NH2 ऑर्थो पैरा, OH ऑर्थो पैरा, एल्किल समूह +H प्रभाव के कारण ऑर्थो पैरा, NHCOCH3, NHCOCH3 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर, और लोन पेयर युक्त ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा, इसीलिए आंसर फर्स्ट। इनमें से वो कौन सी स्पीसीज है जो अमोनिया के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? अमोनिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और जो हमारा मेथिल कार्बेनाइन है उसमें भी देखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि कार्बन 6 और 3 9, नेगेटिव का मतलब 1 ले लिया, 6 और 3 9 और 1 10। तो याद करें अच्छे से, अमोनिया और कार्बेनाइन दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और साथ ही साथ दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो भी पिरामिडीय होती है। अगला क्वेश्चन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आपको बतानी है एल्डिहाइड कीटोन की। मैंने 2 लाइनें आपको लिखाई थी, देखो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को कॉपी में याद भी करनी है। यहाँ टेस्ट सीरीज़ का मतलब यह है प्रिपेयर करके आओ, और उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको लगे कि मुझे नहीं आ रहा तो आप करें। ये नहीं है कि अपन सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, कॉपी को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे 3-4 बातें। मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के, और इन्वर्स होती है त्रिविम बाधा के। पहले ही बता चुका, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, लेकिन जो एल्डिहाइड है उनके अंदर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कीटोन से ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या होता है, कीटोन के अंदर 2-2 +I प्रभाव है। एक चीज़ तो ये देख सकते हैं, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड। ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसमें CO के इधर एल्किल और इधर H, इधर दोनों तरफ एल्किल। अभी बताया उनमें वो एल्डिहाइड कीटोन ज़्यादा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, जिनमें त्रिविम बाधा कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड हमेशा ज़्यादा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, किसकी तुलना में, कीटोन की तुलना में। यहाँ पहला ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा ऑप्शन कोई एल्डिहाइड है, तीसरा ऑप्शन एल्डिहाइड, और तीसरा ऑप्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जो भी है इसमें सेट कर लेंगे अभी। चौथा ऑप्शन आपका कीटोन है, और पांचवें ऑप्शन आपसे एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग जुड़ी हुई। ये कीटोन, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड। वो CO समूह जिसके कम से कम एक तरफ H हो वो एल्डिहाइड होता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कीटोन। अब आपको पता है एल्डिहाइड में तो ज़्यादा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मिलती है, किससे, कीटोन से। इसमें हाइड्रोजन का आकार छोटा, त्रिविम बाधा नहीं है। इसमें एक त्रिविम बाधा है, इसमें एरिल समूह बहुत बड़ा है और भी ज़्यादा त्रिविम बाधा है। जितनी ज़्यादा त्रिविम बाधा होती चलेगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया उतनी ही क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी। आगे समझ, इसीलिए CH2O, देन RCHO, देन बेंजल्डिहाइड, देन कीटोन्स, और देन जो भी है एसीटोफिनॉल, बेंजोफिनॉल। अगला क्वेश्चन, वो एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है
याद करें कौन सी एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो याद करेंगे वो एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें अति संयुग्मन प्रभाव देखने को मिलता है। एल्कीन का स्थायित्व समानुपाती अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, वो एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो मैं एक एक ऑप्शन देख लेता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 120 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस sp2 कार्बन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो इसके अंदर तो केवल अल्फा हाइड्रोजन हमें कितने दिख रहे हैं, 2, 120। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके लिए, दूसरा ऑप्शन है cis2 पेंटी। ये इस cis2 पेंटीन के अंदर देखोगे तो ये sp2 संकृत कार्बन, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन, sp2 संकृत कार्बन, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 5। तो cis2 पेंटीन और trans2 पेंटीन इन दोनों के अंदर ही अल्फा हाइड्रोजन तो कितने होंगे, 5-5। लेकिन आपको पता है ट्रांस और सिस में ट्रांस हमेशा सिस से ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि सिस के अंदर तो क्या होता है, वांडरवाल रिपल्सन ज़्यादा मिलता है, और ट्रांस में एल्किल ग्रुप अपोजिट हो जाने के कारण वांडरवाल रिपल्सन कम हो जाता है। और चौथा ऑप्शन आपको दिया इसने क्या, चौथा एक तो है 120, एक cis2 पेंटीन, एक trans2 पेंटीन, एक दिया 2-methyl 2-ब्यूटीन। पहले तो आपने बना लिया 2-ब्यूटीन, ये 2-ब्यूटीन और 2-methyl, आगे समझो, यही तो है 2-methyl 2-ब्यूटीन। ये sp2 संकृत कार्बन, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, तो 3 और 3 6। ये sp2 कार्बन, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा 9, तो इसके अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा तो स्टेबल होगा 4th नंबर वाला, सबसे कम पहला होगा। और सिस और ट्रांस में दोनों में अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, तो ट्रांस और सिस में आपको पता है ट्रांस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑर्डर ये होगा कि इनमें सबसे ज़्यादा तो स्टेबल होगा 2-methyl 2-ब्यूटीन, और सबसे कम स्टेबल होगा 1 पेंटीन। और सिस और ट्रांस में तो सबसे कम तो 1 पेंटीन, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है, फिर सिस, उसके बाद ट्रांस, और सबसे ज़्यादा ये होगा चौथा वाला। आ गया होगा समझ में। ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, तीसरा है शायद, है ना। अगला क्वेश्चन याद करें, मैंने जब कार्बीन के टाइप बताए होंगे तो लिखाया होगा कार्बीन 2 तरह के होते हैं, एक सिंगलेट कार्बीन होता है और एक ट्रिपलेट कार्बीन होता है। सिंगलेट कार्बीन में तो क्या होता है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही कक्षक में रहते हैं, और ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अलग कक्षक में रहता है और ये इलेक्ट्रॉन अलग कक्षक में रहता है। ऐसे कार्बीन ट्रिपलेट कार्बीन कहलाते हैं। और साथ ही साथ दोनों इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो कैसा रहता है, समान रहता है। तो आपसे पूछा गया है त्रिलक कार्बीन या जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है उसमें क्या स्थिति है, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में रहते हैं और दोनों का जो चक्रण है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। ये वाला जो कार्बीन है वो क्या कहलाता है, ट्रिपलेट कार्बीन कहलाता है। तो याद करें, कार्बीन के अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, कार्बीन ये वाली चीज़ है, याद करें कार्बीन एक उदासीन मध्यवर्ती होता है जिसकी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, 4 बंधित और 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन अगर एक ही कक्षक में है तो वो सिंगलेट कार्बीन कहलाता है, और अगर अलग अलग कक्षकों में है तो ट्रिपलेट कार्बीन कहलाता है। दोनों का चक्रण समान होना चाहिए, और जो हमारी रायमर-टिमान अभिक्रिया है उसके अंदर मध्यवर्ती क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, उसके अंदर डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। ये 4 बातें आपको कार्बीन के रेस्पेक्ट में याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर इंटरमीडिएट जोड़े गए हैं, तो 100% इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। सिंगलेट कार्बीन क्या है, तो आप कहोगे बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्रियात्मक समूह का ऑर्डर पूछा गया है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा जो सीनियर होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सबसे ज़्यादा सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड,
देन बता चुका आपको सल्फोनिक एसिड का नंबर आता है। थर्ड नंबर पे याद करेंगे एनाइड्राइड्स आते हैं। फोर्थ नंबर पे याद करेंगे एस्टर आता है। 5 नंबर पे याद करेंगे एसिड हैलाइड आता है। 6 नंबर पे एमाइड आता है। 7 नंबर पे साइनाइड आता है। 8 नंबर पे आइसोसाइनाइड आता है। 9 नंबर पे एल्डिहाइड आता है और 10 नंबर पे कीटोन आता है और 11वें नंबर पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है। जो आपको टेबल्स है वो बता रखी है IUPAC के अंदर कि किसको सीनियर मानना है, किसको जूनियर मानना है और कौन सीनियर होता है, कौन मुख्य क्रियात्मक समूह का काम करता है, कौन प्रीफिक्स का काम करता है। अगला क्वेश्चन, ये आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका। एलिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? एलिल क्या चीज होती है? जो आपका प्रोपीन है, प्रोपीन, अगर इसके मैथिल से हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये चीज एलिल कहलाती है और इसके साथ OH जोड़ दिया जाए तो ये चीज एलिल अल्कोहल कहलाता है। जो आपका प्रोपीन है, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, अगर इसके मैथिल से हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये वाली चीज एलिल कहलाती है और इसके साथ OH जोड़ दिया जाए तो वो चीज एलिल अल्कोहल है। यहाँ आपसे एलिल अल्कोहल का IUPAC नेम पूछा गया है। अब आपको पता है डबल बॉन्ड है और इधर मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो वरीयता आप मुख्य क्रियात्मक समूह को दोगे तो कितने कार्बन की चेन बनेगी? 3 कार्बन की। 3 कार्बन की चेन होने के कारण आप इसे कहोगे ये prop 2 ईन है और 1 नंबर पे क्या है? ऑल। तो ऐसा ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेकेंड ई, और तो कोई है ही नहीं। IUPAC में वो कौन से ग्रुप हैं जो हमेशा प्रतिस्थापी का ही काम करते हैं या उनका हमेशा पूर्वलग्नी काम में लिया जाता है? NH2 मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, लास्ट में एमीन लगाते ही हो आप, ब्यूटेन एमीन। CN मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, लास्ट में आप नाइट्राइल बोलते हो। CWH मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, लास्ट में ओइक एसिड बोलते हो। NO2 हमेशा प्रतिस्थापी का काम करता है, नाइट्रोबेंजीन 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो नाइट्रो जो ग्रुप है वो हमेशा प्रतिस्थापी का काम करता है। जो आपके एल्कोक्सी ग्रुप है वो हमेशा प्रतिस्थापी का काम करता है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये भी हमेशा प्रतिस्थापी का काम करते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? थर्ड गया है। इसीलिए जो आंसर है वो क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये जो वीडियोज़ हैं वो आपकी लाइव क्लासेस में रहेंगे और इसके अलावा जो फोल्डर है उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप जाओगे तो ऐसा करना, प्रोफाइल को देखना, प्रोफाइल में एक अलग से बना रखा होगा RPSC सेकेंड ग्रेड टेस्ट सीरीज, उसमें जाएं और उसके अंदर आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना, आगे नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे सॉल्यूशन।